हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का ये लास्ट टॉपिक है। मैंने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करा दिए हैं। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, स्टैच्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, आपकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चंस बनते होंगे, अमेंडमेंट, तो सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में ऑलरेडी आपको कवर करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस लिस्ट को देख सकते हैं, जिससे आपके पूरे टॉपिक एमसीक्यू के फॉर्म में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ यूजीसी एंड एआईसीटीई। दोनों ही कमीशन रिसेंटली न्यूज़ में थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ ही बातें इसमें आपको सीखनी है जो आज मैं आपको सिखाऊंगी। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन होता है और एआईसीटीई मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। तो कुछ बातें आज हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी हैं। दोनों की दोनों कैसी बॉडी हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी हैं। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी एक्ट के ज़रिए इन दोनों बॉडी को बनाया गया है। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और काफ़ी सारे नए फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। पीडीएफ आपको परचम की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं और फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के बारे में। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप वुड डिस्पैच के बारे में सुनते हैं। वुड डिस्पैच 1854, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है इंडिया में, और इसी वुड डिस्पैच के बाद भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत होती है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। बेसिक स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने का काम ये वुड डिस्पैच करता है 1854 का। ठीक है, तो इसलिए आपको इस एक्ट को याद रखना है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाता है 1925 में। 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भारत में बनाया जाता है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़, स्पोर्ट, कल्चर, एजुकेशन और दूसरे जो अलाइड एरियाज़ हैं उनमें प्रमोशन का काम, उनमें काम करने का काम करता है। फिर इसी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के बाद यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन को बनाया जाता है 1945 में। 1945 में बेसिकली 1945 में 3 अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, एक अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। तो अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंक्शन को मर्ज करते हुए यहाँ पर सार्जेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या सार्जेंट रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन को 1945 में बनाया जाता है। जब 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन बनता है, तब इसके पास ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेचुरी स्टेटस नहीं होता, एक इंडिविजुअल बॉडी होती है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1956 में नवंबर में पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, और 1956 में पास किए गए एक्ट के बाद यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनती है। क्लियर हुआ? अब हमारा जो यूजीसी है उसका मेन रोल क्या होगा? टू प्रोवाइड फंड टू यूनिवर्सिटी एंड कोऑर्डिनेशन। यूनिवर्सिटी को फंड देना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, डिटरमाइन एंड मेंटेनेंस द एथिक्स इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, एंड द कमीशन अपहोल्ड द यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी इंटरप्रिटेशन। तो किस तरीके से हिस्ट्री थी यूजीसी की बनने की, तो आपको याद रखना ये कहानी इंग्लिश एजुकेशन से शुरू होती है 1854 के वुड डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा है। फिर भारत में धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बेसिक लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक जाता है और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाता है 1925 में। फिर भारत में 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। इनकी फंक्शनिंग को मर्ज करते हुए एक कमिटी रिकमेंड करती है, जिसका नाम है सार्जेंट रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की बात की और यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन को 1945 में बनाया गया। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा नवंबर 1956 में एक एक्ट पास किया गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन को एक स्टैच्यूटरी स्टेटस मिलता है। ठीक है, अब कौन कौन यहाँ पर व्यक्ति होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी जो होता है उसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 10 मेंबर होते हैं, जिन सभी की नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या फिर मेंबर्स होंगे, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए?
तो यहाँ पे जो चेयरमैन के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि चेयरमैन जो होगा यूजीसी का वो किसी भी फेडरल या स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर की पोस्ट पे नहीं होगा। द चेयरमैन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग दोज हु आर नॉट ऑफिसर ऑफ द फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट। 2 मेंबर जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। नॉट लेस देन 4 मेंबर्स ऐसे होंगे जब इलेक्शन हो रहे होंगे यूजीसी के तो वो उस समय यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर हों, तो वो 4 मेंबर यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। रिमेनिंग जो पर्सन होंगे वो जिन्हें एक्सपीरियंस हो एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, ये सारे मेंबर जो एजुकेशन प्रोफेशनल्स हो उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हों, किसी यूनिवर्सिटी के रेपुटेटेड एजुकेशनलिस्ट हों, तो उन्हें यहाँ पर जो है वो शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कंपोजिशन होगा। तो आपको याद रखना एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं। अगर हम इनके टेन्योर की बात करते हैं, इनके कार्यकाल की बात करते हैं, तो चेयरमैन का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 ईयर्स या 65 ईयर्स होता है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए, 5 साल या फिर 65 साल। वाइस चेयरमैन का 3 साल और 65 साल होता है, और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनका 3 साल का यहाँ पर टेन्योर होता है, या फर्दर ऑर्डर तक जब गवर्नमेंट ऑर्डर करे। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड with the responsibility for coordination and quality of higher education in India। तो कौन सा इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया में? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूजीसी है, 1945 में बना था। उसके बाद आपने इसको 1956 के एक्ट के ज़रिए जो है वो एक स्टैचुरी स्टेटस दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हालांकि यूजीसी का जो एग्जैक्टली फॉर्मेशन हुआ था वो 1953 में हुआ था, इस पर भी अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि अगर यूजीसी के एक्चुअल फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो यूजीसी कब बना था? 1953, 28 दिसंबर 1953 में बना था, और इसे स्टैचुरी स्टेटस जो है वो यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत दिया गया था। तो एक्चुअल फॉर्मेशन 28 दिसंबर 1953 का माना जाता है। ठीक है, जब एग्जैक्ट इसको पावर दी गई थी। यूजीसी का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, और इसके अलावा 6 इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिलेंगे, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में। तो ये इसके सभी रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी हम प्रेजेंट में चेयरमैन की बात करते हैं कि यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो एम जगदीश कुमार है। एम जगदीश कुमार जो कि आईआईटी दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में प्रोफेसर रहे हैं, और वाइस चांसलर भी रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। तो इन्हें अभी रिसेंटली फरवरी 2022 में ही एम जगदीश कुमार जी को यूजीसी का चेयरमैन बनाया गया है। तो यूजीसी के चेयरमैन आपको एम जगदीश कुमार देखने को मिलेंगे। यूजीसी का हेड ऑफिस आप देखेंगे बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। वाइस चेयरमैन यूजीसी के दीपक कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और सेक्रेटरी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, श्री के संजय मूर्ति। तो ये सेक्रेटरी या सचिव के रूप में यूजीसी में काम कर रहे हैं। तो इन तीनों पर्सन के नाम आपको याद रखने हैं। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम जगदीश कुमार, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के साथ भी एसोसिएटेड है, क्योंकि रिसेंटली इनको यूजीसी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अगर हम यूजीसी के पहले चेयरमैन के बारे में बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर। इन्हें फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी भी कहा जाता है। ये जो हमारा CSIR था ना, CSIR है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके भी पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ यूजीसी के पहले चेयरमैन के रूप में भी शांति स्वरूप भटनागर जी ने काम किया है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी 1954 में दिया जा चुका है। पद्म भूषण अवार्ड भी 1954 में इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो जो प्रेस्टिजियस अवार्ड साइंस की फील्ड में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन हो गए? शांति स्वरूप भटनागर जी हो गए, और अभी कौन है? जगदीश कुमार जी हैं। ठीक है, तो अगर यूजीसी की कहानी को एक बार हम वापस समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, ओवरसीज द वर्क ऑफ 3 यूनिवर्सिटी के वर्क को देखने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। फिर इसके जो पावर्स हैं उनको एक्सपांड किया गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपांड किया गया 1947 में, और इसके अंतर्गत जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटी हैं सभी को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। फिर अगस्त 1949 में एक रिकमेंडेशन आया, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूके में, वैसे हमें भी उसी लेवल पे यूजीसी को फॉर्म करना चाहिए। और ये जो रिकमेंडेशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948-1949 के रिकमेंडेशन से आया, जिसके चेयरमैन कौन थे? एस राधाकृष्णन थे।
और उन्होंने सजेस्ट किया कि किस तरीके से हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में, और किस तरीके से हमारी जो अलग जो इंडियन यूनिवर्सिटी हैं उनमें हम किस तरीके से एक्सपांशन कर सकते हैं। तो फिर 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें यूनिवर्सिटी एंड हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए सिमिलर टू यूजीसी, है ना, तो उसका नाम यूजीसी ही रखा गया। और 28 दिसंबर 1953 को हमने जो है यूजीसी को बनाया। इसका इनॉग्रेशन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, उनके द्वारा यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया। और फिर बाद में 1956 में एक्ट पास करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत इसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। तो इस तरीके से पूरी कहानी थी। तो ओरिजिनल फॉर्मेशन 1953 का माना जाता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी पावर को एक्सपांड करते हुए इसे बनाया है एस राधाकृष्णन की कमेटी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है हायर एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है, अगर आप शेड्यूल नंबर 7 देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आपको 3 लिस्ट मिलती हैं। एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। दूसरी होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो कानून बनाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और तीसरी होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। ठीक है, तो पहले हमारे यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट जो था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारा हायर एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब आपके जो स्टेट है उसमें आपको सीबीएसई बोर्ड भी देखने को मिलता है और आपको स्टेट बोर्ड देखने को भी मिलता है। इसका ये मतलब हुआ कि आपके एजुकेशन सेक्टर के लिए कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही है। पहले एजुकेशन या हायर एजुकेशन का जो टॉपिक था वो स्टेट लिस्ट में था। फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1976। सभी को 42वें नंबर के संविधान संशोधन के बारे में तो पता होगा ही। इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ये अमेंडमेंट किया था। इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी तो जानते हैं। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हमने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया। ठीक है, और इसी के अंदर फिर यूजीसी और एआईसीटीई काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मतलब AICTE के बारे में। इन विच ईयर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वॉज सेट अप एज द स्टैच्यूटरी बॉडी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिएगा, पूछा जा रहा है कि स्टैच्यूटरी स्टेटस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को कब दिया गया। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को स्टैच्यूटरी स्टेटस या पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास किया गया था वो 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी अब है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर काम करती है। AICTE को 1945 में सेटअप किया गया था। ठीक है, अगेन इसको जो स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया है या पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है वो 1987 में किया है। अब यहाँ पर AICTE का काम क्या होता है? इसका नाम ही है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। भारत में जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम को प्लान करना, ये इसका मेन एजेंडा है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन, planning and coordinated development of technical education system, regulation and maintenance of norms and standard। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, उसके बाद ही हमने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया था 1987 में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। लिखा है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को 1955 में सेटअप किया गया था। इट वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द सार्जेंट रिपोर्ट 1945। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये बात सही नहीं है। हमने AICTE को जो है वो 1945 में सेटअप किया था और 1987 में इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, यहाँ पे 1955 लिखा है। हाँ, ये बात सही है कि देखो 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी और इसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से फिर हमने AICTE को 1945 में बनाया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ बातें हम देख लेते हैं।
भारत में टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत 19th सेंचुरी में होती है और इसके लिए इंडिपेंडेंस के पहले ही कई सारी पॉलिसी बनाई जाती हैं, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया जाता है 1902 में। फिर इंडियन एजुकेशन पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया जाता है 1904 में। गवर्नर जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट 1913 में पास किया जाता है, जिसके अंतर्गत IISc बेंगलुरु और जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर है, टेक्सटाइल एंड लेदर टेक्नोलॉजी है कानपुर, है ना, इनको बंगाल में जो इंस्टीट्यूट है NC इंस्टीट्यूट 1905 में इनको सेटअप किया जाता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए टेक्निकल एजुकेशन कमेटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE बनाती है 1943 में, और उसके बाद एक कमेटी बनती है जिसका नाम है सार्जेंट कमेटी। तो सार्जेंट कमेटी की रिपोर्ट आती है 1944 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1945 को सेटअप करती है, और फिर पार्लियामेंट जो है 1987 में, मतलब 1986 में आपकी एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं, उसके बाद 1987 में एक्ट पास करके AICTE को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देती है। तो बेसिकली हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और मैनेजमेंट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्लानिंग करने के लिए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। ठीक है, तो UGC आपको पता चल चुका है और AICTE भी पता चल चुका है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर काम कर रहा है। अब अगर इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपकी मदद के लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का कंपोजिशन है, इसमें एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और कई सारे एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब एक्स ऑफिसो मेंबर्स में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, एक एजुकेशनल एडवाइज़र होता है, इसके अलावा हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक मेंबर होते हैं, 4 मेंबर अलग डिपार्टमेंट से चुने जाते हैं, 2 मेंबर जो होते हैं वो पार्लियामेंट से होते हैं, मतलब हर एक हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा से एक मेंबर होता है। फिर यहाँ पे 4 मेंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, प्रोफेशनल बॉडी, फील्ड ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन को। 8 मेंबर आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी से देखेंगे। फिर 7 मेंबर जो होंगे वो अलग अलग बोर्ड के डायरेक्टर और चेयरमैन होंगे। इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों के ज़रिए यहाँ पर इसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो एक्स ऑफिसो मेंबर काफ़ी सारे होते हैं। अब इनका टेन्योर अगर हम देखते हैं तो 65 ईयर्स या फिर गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर तक ये लोग अपने पद पर काम करते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो इनके पोजीशन को एक्सटेंड भी कर सकती है। ठीक है, अगर हम पहले चेयरमैन की बात करते हैं कि AICTE के पहले चेयरमैन कौन थे, तो कोई भी यहाँ पे पहला चेयरमैन नहीं था। जब हमने AICTE एक्ट 1987 पास किया और इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया, तो उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ काउंसिल की तरह काम कर रही थी आने वाले 5 सालों तक। तो 5 सालों तक इनिशियल फेज में जो चेयरमैन थे वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही थी। अब बात आती है अभी प्रेजेंट में, लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं है। अभी तो प्रेजेंट में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी कोई होता है। तो अभी AICTE का चेयरमैन कौन है, तो ये वही है जो UGC के भी चेयरमैन हैं। तो UGC के जो चेयरमैन हैं आप देखेंगे यहाँ पे M जगदीश कुमार जी, इनको एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं AICTE के चेयरमैन के रूप में। तो अभी यही चल रहा है। अगर फर्दर चेंज होते हैं आपके एग्जाम के समय, एक बार आप गूगल करके जाइएगा। और करंट अफेयर्स तो आप देख ही रहे होंगे, मॉर्निंग 7 कोई भी अपडेट आता है चेयरमैन से रिलेटेड तो मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगी। तो ये छोटी सी ही बातें थी, छोटे से ही ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब किसने स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। और AICTE का भी हेड ऑफिस जो है वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिनको आप लेके चलिएगा। सो थैंक यू सो मच। इस तरीके से हम पॉलिटी सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। आगे बहुत जल्दी कोई नई सीरीज़ के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।